हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम एनआरबी या जिसको नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है उसके बारे में समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनआरबी की डेफिनेशन, हिस्ट्री देखेंगे इसकी, फिर फंक्शंस, एप्लीकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया और इसका एक वर्किंग मॉडल देखेंगे विद स्कीमेटिक डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआरबी क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व मीन्स जो कि जब हमारा फ्लूइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अगर जैसे कहीं शट डाउन आता है या फिर पाइपलाइन बंद हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो में ना आए, उसको रोकने के लिए जो वाल्व यूज़ किया जाता है वो नॉन रिटर्न वाल्व होता है। इसको जनरली जहाँ भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑयल इंडस्ट्री में या फिर जैसे वाटर फ्लूइड में, वाटर ट्रांसपोर्ट में, और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जहाँ पे ऑयल फील्ड होता है, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पे एनआरबी का यूज़ किया जाता है। जहाँ भी ऑयल या वाटर या किसी भी टाइप का फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है जिसको रिवर्स फ्लो में रोकना है, रिवर्स फ्लो से रोकना है, उसमें वहाँ पे एनआरबी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक टेक्निकल डेफिनेशन से। एनआरबी एक वाल्व होता है जिसमें कि फ्लूइड सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। मीन्स फ्लूइड जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फ्लूइड रिटर्न बैक या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता, क्योंकि वाल्व इसको रोक लेता है। इसमें जो सेपरेटिंग मेंबर होती है वो इसको रोक लेता है। एनआरवी को चेक वाल्व, क्लॉक वाल्व या वन वे वाल्व या फिर रिटेंशन वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये सब भी नाम भी इसको दिए जाते हैं। चलिए अब एनआरबी की एक हिस्ट्री देखते हैं। 1907 या 1907 में फ्रैंक पी कॉटर ने एनआरबी का एक सिंपल मॉडल डेवलप किया था, जिसके के बाद भी इसको कंटिन्यूसली यूज़ में लाने लगा और इसमें काफ़ी सारे रिविजन्स आने लगे। चलिए अब इसकी एक वर्किंग देखते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी वर्किंग होती है, वो समझते हैं। एनआरबी में जो फ्लूइड होता है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इनलेट के लिए और जो अदर ओपनिंग होती है वो आउटलेट के लिए होती है। इसमें इनलेट और आउटलेट के बीच में एक मेंबर होता है जिसको क्लोजिंग मेंबर कहा जाता है, जो इनलेट और आउटलेट दोनों को सेपरेट करता है। जब फ्लूइड इनलेट से एंटर करता है तब फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो क्लोजिंग मेंबर है वो ओपन हो जाती है और फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल जाता है। जहाँ हमको भेजना है वहाँ पे फ्लूइड निकल जाता है पाइपलाइन के थ्रू। वहीं किसी केस में किसी प्रॉब्लम या शट डाउन आता है या फिर हम लोग ही मोटर को बंद करते हैं या अपने फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट को बंद करते हैं, उस केस में जब फ्लूइड जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहे, मीन्स आउटलेट से इंटर होकर इनलेट की तरफ आना चाहता है, तब ये क्लोजिंग मेंबर जो प्रेशर होता है फ्लूइड का उसको उसकी वजह से ओपन नहीं हो पाती है। क्लोजिंग मेंबर क्लोज ही रहती है, जिसकी की वजह से फ्लूइड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ पाता है, वहीं पे वाल्व के पास ही रुक जाता है। एनआरबी ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है। इसे किसी भी एक्सटर्नल ऑपरेट होने के लिए किसी एक्सटर्नल मोड की ज़रूरत नहीं होती है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी सिंपल होता है, ईजी होता है। चलिए अब एक स्कीमेटिक डायग्राम इसका देखते हैं। सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका एक कवर दिया हुआ है। कवर को बोल्ट से हम लोग टाइट करते हैं। इसके नीचे हिंज पिन है, जो कि एक क्लोजिंग मेंबर दिख रहा है आपको। ये क्लोजिंग मेंबर को हिंज से टाइट किया, हिंज से सपोर्ट दिया रहता है जिससे कि ये ओपन और क्लोज होती है। इसके बाद डिस्क लगी हुई है इसमें। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लो मीन्स यहाँ पे जो फॉरवर्ड फ्लो है ये हमारा इनलेट है और जो अदर साइड है में है वो है आउटलेट। जैसे यहाँ से फ्लूइड इंटर होता है फॉरवर्ड फ्लो में, इनलेट से इंटर होता है, तो ये क्लोजिंग मेंबर जो है वो ओपन हो जाती है और फ्लूइड आउटलेट में चला जाता है। वहीं अगर फ्लूइड आउटलेट से इंटर करता है तो ये क्लोजिंग मेंबर ओपन नहीं हो पाती है, जैसे कि आपको इमेज में ही क्लियरली शो हो रहा है कि ये फ्लूइड के प्रेशर से ओपन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड इसके अंदर ही आके रुक जाएगा और वापस नहीं आ पाएगा और हमारे जो पाइपलाइन है और जो मोटर है उसको भी डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद इसमें एक सीड रिंग दी हुई है जो कि इसको डिस्क को सपोर्ट करती है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसको एनआरबी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहला हमारा पंप डिस्चार्ज में एनआरबी का यूज़ किया जाता है ताकि बैक फ्लो से पंप डैमेज ना हो। इस वजह से एनआरबी का यूज़ किया जाता है। ना पंप डैमेज होगा, हमारी पाइपलाइन भी इसकी वजह से डैमेज नहीं होगी, जो वाटर हैमर और सर्ज की वजह से। ट्रांसपोर्ट फ्लूइड सिस्टम, जहाँ पर फ्लूइड लॉन्ग लीड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स में एनआरबी इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे कि पाइपलाइन डैमेज ना हो और हमारा पंप भी डैमेज ना हो। जैसे कि कई बार इंडस्ट्रीज़ में ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं
जो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि अब एक लाइव एग्जांपल है जो मैं एक्चुअली भोपाल से हूँ तो यहीं का एक एग्जांपल देता हूँ। भोपाल में जो वाटर सप्लाई होती है वो काफ़ी एरियाज़ में होशंगाबाद होती है, होशंगाबाद से होती है, जिसको कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। वहाँ से भोपाल तक जो पाइपलाइन डाली गई है, बिछी हुई है, और उसमें काफ़ी जगह एनआरबी का यूज़ किया गया है ताकि जो फ्लूइड है हमारा वो बैक फ्लो में ना जाए, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड फ्लो में मूव करे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियर इंडस्ट्री, नाइट्रोजन फीड सिस्टम और डंप लाइन्स में इस एनआरबी का यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सैम्पलिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। फ्लूइड इंजेक्शन सिस्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है। फ्लूइड इंजेक्शन सिस्टम में जैसे एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में फ्लूइड की सप्लाई करना हो वहाँ पे किया जाता है। लेबोरेटरी प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे भी हम वाटर का प्यूरीफाई करते हैं या किसी अदर फ्लूइड को प्यूरीफाई करते हैं, चाहे ऑयल को प्यूरीफाई करें, अगर प्यूरीफाई करने के बाद जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अगर वो रिटर्न बैक आ रहा है तो फिर जो हमारा इम्प्योर फ्लूइड है, जो भी किसी भी टाइप का फ्लूइड, चाहे ऑयल हो वाटर हो, वो उसके साथ मिल जाएगा तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से वहाँ भी एनआरबी का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हमने फ्लूइड को प्यूरीफाई किया है वो हम आगे जाके स्टोर कर सकें और वो जो इम्प्योर फ्लूइड है उसके साथ मिक्सअप ना हो पाए। इसके बाद मिक्सिंग चैम्बर्स नॉन एनआरबी इज इंस्टॉल्ड एट ईच इंडिविजुअल लाइन टू अवॉइड गैस मिक्सिंग विद द ओरिजिनल सोर्स। जो हम गैस मिक्सिंग में एनआरबी का यूज़ करते हैं ताकि जो हमने मिक्स किया है वो ओरिजिनल सोर्स के साथ में मिक्सअप ना हो पाए। डोमेस्टिक यूसेज जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ करते हैं। होम हीटिंग सिस्टम में, हाइड्रोलिक जैक्स में इस एनआरबी का यूज़ किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में भी एनआरबी का मोस्टली यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसके फंक्शंस देखते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं एनआरबी के। फर्स्ट है इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अपस्ट्रीम इक्विपमेंट ड्यू टू द रिवर्स फ्लो। एनआरबी जो है वो जो रिवर्स फ्लो की वजह से अपस्ट्रीम इक्विपमेंट्स को डैमेज नहीं कर पाता है। प्रिवेंटिंग रिवर्स फ्लो आफ्टर शटडाउन वाटर हैमेज और सर्ज। वाटर हैमेज और सर्ज की वजह से भी हमारे इक्विपमेंट, रिवर्स फ्लो की वजह से हमारे इक्विपमेंट प्रिवेंट होते हैं, मीन्स डैमेज नहीं हो पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे एनआरबी को सेलेक्ट किया जाता है। अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के एनआरबीस होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड टू बी कैरिड, मतलब किस टाइप का फ्लूइड हमको कैरी करना है, मीन्स वाटर करना है, ऑयल करना है, या फिर हमको गैस करना है, गैस में कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है गैस की, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट करना है, किस टाइप का फ्लूइड हमको ट्रांसपोर्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी एनआरबी का सिलेक्शन। उसके बाद हमारा लोकेशन ऑफ द एनआरबी, मीन्स किस लोकेशन पे एनआरबी को इंस्टॉल किया जाए, ओपन इन्वायरमेंट है या क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है या फिर बर्फ़ होती है, या किस टाइप का है, या फिर उसको वर्टिकल लोकेशन में इंस्टॉल करना है या फिर हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड, किस लोकेशन पे या फिर और किस जगह पे उसको इंस्टॉल करना है उस पर भी डिपेंड करेगा एनआरबी का सिलेक्शन। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो भी हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है उसका प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम हॉट वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, कोल्ड को करते हैं तो अलग होगा, और अगर हम हॉट एयर को कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फ्लूइड को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा एनआरबी का सिलेक्शन। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मिनिमम मैक्सिमम फ्लो, जो भी हम फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितना उसका मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो रेट है, किस रेट से वो फ्लो होगा, उसकी विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारे पैरामीटर्स होंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन टाइप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किस टाइप में इंस्टॉल करना है। फिर कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हम जिस भी एनआरबी को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जो भी हमने बजट सेट किया कहीं उसको ब्रीच आउट तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर हमारे एनआरबी का सिलेक्शन के पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं। मुझे उम्मीद है एनआरबी के बारे में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। हमने फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और कुछ वीडियोस के मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।